हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम यूपी टेट 2011 का जो पेपर हुआ था और ये पेपर 1 to 5th के लिए है, उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अपना समझ करके, जिससे आपको अपना यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग में जो दिया है वो है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से क्वेश्चंस। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण के खेल विधि आधारित है, यानी कि शिक्षण के खेल विधि किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर वो काम करती है। तो मैं ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ूंगी, समय ज़ाया होगा और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, एक एक दिन कम ही हो रहा है एग्ज़ाम डेट में। तो चलिए हम सीधा आंसर बताते चलते हैं। इसमें आंसर बनेगा आपका सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी कि कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि होती है वो मनोवैज्ञानिक और विकास वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें सी, पठन विकार से। मतलब वह बालक जो पढ़ने में जिसको कठिनाई आती हो, अक्षरों को पहचानने में और बोलने में भी, एक तरह से कहें उसको मतलब बोलने में भी कठिनाई और पहचानने में भी कठिनाई, खास करके पाठ को जब वह पढ़ता है तब। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो आंसर इसमें बनेगा आपका आंसर नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिसमें इसे देखिए, इसमें विशेष रूप से संबंधित होता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। यदि हम उनके लिए अलग तरीके का व्यवस्था करते हैं और अलग तरीके से व्यवहार करते हैं तो फिर उनके मन में जो है गलत भावना पैदा हो जाता है। इसलिए सामान्य बच्चों के साथ ही उन बच्चों को भी क्या किया जाए, साथ ही बैठा करके पढ़ाया जाए, जिससे कि उनके मन में किसी तरह की भेदभावना उत्पन्न न हो और सामान्य वातावरण के साथ वो अपने को समायोजित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। ऐसा पूछ रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण से क्या तात्पर्य है। तो आंसर बनेगा आपका डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी कि अभिप्रेरण से तात्पर्य मोटिवेशन या ये कह लें आपको प्रेरणा। तो ये क्या काम करता है, अधिगम के लिए बच्चों में रुचि पैदा करने का काम करता है। जैसे वास्तविक टीचर कौन होता है ये आप जान सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना सिलेबस पूरा कर दिए तो हम या बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बच्चों के सामने अपना ज्ञान प्रदर्शन कर दिए तो अच्छा उसको हम टीचर मानेंगे। नहीं, अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों में पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। तो प्रेरणा यही काम करता है, बच्चों में सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आगे कह रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उचित है। तो ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए और कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। डी कह रहा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, आंसर सी बना है। सी देखिए, सी क्या कह रहा है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए ऑडियो सीडी के जरिए। अच्छा,
इसलिए सीडी के जरिए यहाँ देखिए, यहाँ दृष्टि दोष के साथ है ना, बच्चा न्यून दृष्टि वाला है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता है तो फिर सीडी के माध्यम से सुना करके हम उसकी समस्या को समाधान कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो श्यामपट्ट जो है ये किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा, तो ये है आपका बी, दृश्य शिक्षण सामग्री। जानते हैं शिक्षण सामग्री 3 तरह से होती है, दृश्य साधन और श्रव्य साधन, और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य साधन। तो जिसे हम सुन सकते हैं वो होता है आपका श्रव्य साधन, जिसे हम देख सकते हैं वो होता है आपका दृश्य साधन, जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं ये होता है आपका दृश्य श्रव्य साधन। तो देखिए आप श्रव्य साधन के अंतर्गत जैसे वही सीडी कैसेट आप ले सकते हैं, रेडियो ले सकते हैं, कोई सा भी ऑडियो, और दृश्य साधन जैसे टीवी हो गया आपका वीडियो रूप में जिसे हम देखते हैं, और ये देखिए ब्लैक बोर्ड भी हो गया दृश्य साधन के रूप में, और टीवी देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो क्या है दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि उसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इन जब चीज़ों को हम उपयोग करते हैं तो दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सिर्फ श्यामपट्ट को किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखेंगे, तो उसे रखेंगे दृश्य साधन के अंतर्गत। आंसर नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो देखिए शिक्षण कुशलता यानी कि किन किन चीज़ों को अगर शिक्षण में उपयोग किया जाए तो वो शिक्षण कुशल होगा। तो श्यामपट्ट पर लिखना ये भी आवश्यक है, प्रश्नों को हल करना ये भी ज़रूरी है, प्रश्न पूछना ये भी ज़रूरी है, यानी कि शिक्षण कुशलता से संबंधित ये तीनों बातें सही हैं। तो आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि शिक्षण कौशल को कुशल बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अथवा स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हों कुछ समय अगर विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर आपका बनेगा सी, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि डांट फटकार करके भगा देना चाहिए, या फिर बाद में मिलने को कहना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि तुम खुद ही उधर ढूंढ लो। ये सारी बातें आपकी निगेटिव में है। आंसर सी है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं या जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको तुम पूछो, ऐसा इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, किसने किया था। तो किंडरगार्टन का पद्धति जो दिया था वो आपके दिए थे, किंडरगार्टन पद्धति वो दिए थे आपके फ्रोबेल ने। आंसर नंबर सी आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रोबेल के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोबारा। तो मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल 1880 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, बच्चों का बगीचा, अर्थात फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। यानी कि बच्चों के लिए एक तरह से कहें तो किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का बागीचा है, जिसमें मतलब जो बगीचों में पौधा होता है उसे अच्छी तरह देखभाल किया जाता है। वैसे ही बच्चों की देखभाल से उनका क्या होगा, मानसिक और शारीरिक विकास होगा, ऐसा फ्रोबेल का मानना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा पूछ रहा है। तो बच्चे की उपेक्षा कर देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे।
क्या कार्य करेंगे? अगर किसी बच्चा का अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है तो फिर आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, इसलिए कि कारण पता करेंगे कि क्या बात है, किस वजह से वह अभिभावक आपसे मिलने नहीं आ रहा है, उसके घर की स्थिति या फिर वजह क्या है, उससे आप मिल करके वार्तालाप करेंगे और उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? वो है आंसर नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यानी कि बचपन में वृद्धि भी होता है और परिवर्तन भी अनूठे तरीके से होता है। यह समय ही ऐसा अनूठा है जिसमें बच्चे का परिवर्तन और वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि किस लिए परामर्श देता है? और प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, किस लिए उसे परामर्श दिया जाता है? आंसर बनेगा आपका डी आंसर है। इसमें कहा गया है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यानी कि जैसे परीक्षण में जो भी प्रश्न आते हैं अगर समान प्रकार के हैं तो बच्चों को उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करना? अभ्यास कराना, बार बार उस चीज़ का अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो क्यों वो अनुभव करेगा? क्योंकि किसमें वो कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। क्योंकि वो कैसे घर से बच्चा है? असंगठित घर से बच्चा है, क्योंकि उसके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जो भी बच्चा विद्यालय में पढ़ने आता है तो उसके घर का क्या वातावरण होता है उसका भी इस पठन पाठन पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर असंगठित घर का बच्चा है तो उसे स्वतंत्र अध्ययन में क्या होगा? कठिनाई होगा, जिससे वो क्या कर पाएगा? उसमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुण का अभाव पाया जाएगा और ये सभी गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे पहले से नहीं बताई गई रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय का प्रथम पाठशाला जो है बच्चा का प्रथम पाठशाला क्या होता है? उसका अपना घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, फिर आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 सी में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी में कहा गया, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आंसर आपका इसमें सी बन जाएगा। कभी भी आप बाल विकास का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, टॉपिक आप मतलब वह भाग से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एक शिक्षक होने के नाते आपकी जितनी भी बातें पॉजिटिव हो बच्चों के लिए वही आंसर आपका सही होता है। तो इसमें देखिए, अगर वह बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऐसे नहीं कि बुद्धिमान है तो बस हम संतुष्ट हो जाएंगे, अरे बच्चा तो बहुत पढ़ने में अच्छा है, या उसके घर वालों को बताएंगे कि अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है। नहीं, अगर बुद्धिमान है तो उसे और भी अधिक प्रगति कर सके और भी आगे बढ़ सके, इस तरह से उसे हम क्या करेंगे? प्रेरित करते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आपका क्या कर्तव्य होगा? ऐसा है। तो अगर कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति यानी कि उसका मन अध्ययन में नहीं लग रहा है तो उस टाइम आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी है, उन्हें रुचि अथवा आप अपने व्यवहार के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो आंसर बनेगा आपका डी, क्योंकि उन्हें उनकी रुचि
के अनुसार बताइए अथवा आप अपने विषय के अनुसार थोड़ी सी रुचिपूर्ण बातें बताइए, जिससे बच्चा का मन आपकी बातों को सुनने में लगे और सुनते सुनते फिर वो अध्ययन में लीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो जो बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उस बच्चे का उम्र जो है क्या होगा, वो होगा आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यानी कि मूर्त मतलब होता है जो दिखाई दे सके, उस अवस्था को कहते हैं। तो बच्चा जब मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो वह तार्किक रूप से सोचने विचारने का काम करने लगता है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो आंसर बन जाएगा आपका डी, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक में बच्चे क्या करता है, किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे अक्सर देखते हैं आपसे प्रश्न पूछने लगते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो आप फिर वो बताएंगे तो फिर कहेंगे इसमें ऐसा क्यों नहीं होता। यानी कि उनमें तर्क और चिंतन करने की क्षमता का गुण विकास हो जाता है। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, ये किन के माध्यम से। तो आंसर बनेगा आपका डी, आंसर नंबर डी, पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के जो स्तर हैं उसे पहचाना गया था। तो कौन है आपके, जीन पियाजे जी। आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। संवेदी गतिका अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के लिए। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के लिए। तो ये चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, यहाँ से कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप याद रख लेंगे। संवेदी गतिका अवस्था 2 वर्ष, अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। 18 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो जो अल्पवयस्क हैं यानी कि अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं, उन बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो अग्र सक्रिय, यानी कि उन बच्चों में पहले ही उनके चीज़ों को समझने के लिए अभिभावक को क्या होना चाहिए, अग्र, यानी कि पहले ही सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या पूछा गया है, 19 कह रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास को यानी कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको हम कहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो है आपका आंसर बनेगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको, तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित, यानी कि उसे उसकी विवेचना की जाती है और जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उसे एक अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में देखा जाता है। आंसर नंबर सी। 21 में पूछा गया है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी कि विद्यार्थियों को रुचि बना रहे क्लास में उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आंसर है प्रश्न पूछना चाहिए। मतलब बच्चों में जब आप किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, फिर वो कुछ समझेंगे, बताएंगे, फिर वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो इससे क्या होगा, कक्षा में इंटरेक्शन बना रहेगा और फिर बच्चे का रुचि बना रहेगा अपने क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो विद्यार्थियों को
विद्यालय में खेले दिए जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। और क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यानी बच्चे जब विद्यालय में खेलते हैं तो आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और संतुलन भी आपस में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया परिवार एक साधन है, तो ये किस तरह का साधन है? औपचारिक है या अनौपचारिक है, गैर औपचारिक है या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो ये बनेगा आपका अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक अनौपचारिक से संबंध की। औपचारिक मतलब होता है कि नियम पूर्वक, बिल्कुल वह समय फिक्स हो, उसी नियम पर उसी टाइम पर हम वो काम करें। और जबकि अनौपचारिक से तात्पर्य कि इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है और हम उसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे सीखते रहते हैं घर परिवार में, उसे हम क्या कर सकते हैं? अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, यानी कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो किस तरीके से वो विकसित कर सकता है? तो आंसर बनेगा सी आपका आदर्श रूप में बर्ताव करके, यानी कि एक शिक्षक बालक से आदर्श रूप में बर्ताव करके उसके आचरण को क्या कर सकता है? सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का उसके आचरण में विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। 25 में पूछा गया एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? तो है आंसर नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यानी कि कक्षा में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अनुशासन बनाए रखें तो ही वह विद्यार्थी के लिए या क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कक्षा में समयानुवर्ती यानी कि समय पर ही आप जाएं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और एक शुभ वक्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने ज्ञान का मतलब भाषण दिए जा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ आए ना आए, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन सबसे पहले विद्यार्थियों की क्या समस्या है उन समस्याओं को सुनना और फिर उन समस्याओं को दूर करना, ये एक अच्छे शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? यानी कि वो सक्रिय तो है लेकिन अति सक्रिय, बहुत सक्रिय है, तो उसे सही दिशा में लाने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड है उसे श्यामपट्ट आदि का साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे? अति सक्रिय है तो उसे आप पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर नज़र रखेंगे। आंसर बनेगा ए। आंसर इसमें आयोग जो दिया है वो है आपका सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। यानी सक्रिय है तो फटाफट उससे काम करवाएंगे तो भी क्या करेगा? अपने काम को जल्दी जल्दी कर देगा और क्लास में उसकी सहभागिता भी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति सिद्धांत आधारित होती है। यानी कि पृथक पृथक समजातीय समूहों से व्यक्तियों के जो प्रति बच्चों की अभिवृत्ति होती है सिद्धांत आधारित होती है। किस पे? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो बच्चे की अभिवृत्ति किस पर आधारित होगी? तो आंसर बनेगा उसमें बी, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। देखते हैं इसका आंसर। ओहो, इसका आयोग आंसर ए दिया है कि पृथक पृथक सजातीय समूह के बच्चों की अभिवृत्ति किस पर आधारित होगी? उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर। यानी अलग अलग परिवार से बच्चे आएंगे तो जैसे उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति होगी, उनके गार्जियन की जैसे चित्तवृत्ति होगी, बच्चे की भी वैसे ही चित्तवृत्ति निर्भर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्राध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखते हैं आंसर माना गया सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीकी सीखेंगे, यानी कि किस तरीके से हम मंदबुद्धि के बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसे हम तकनीक सीखेंगे और फिर उन बच्चों को अपने क्लास में बिठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29,
29 में पूछा गया, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो उसे देखिए उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसमें सही होगा आपका आंसर नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसा एक शिक्षक का साधन संपन्नता से तात्पर्य है कि समस्याओं को हल कर सके, ऐसा उसके पास ज्ञान होना चाहिए, यही उस ज्ञानी उसका साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में पूछा गया है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो आंसर इसमें आपका बनेगा डी, यानी कि व्यक्तित्व निर्माण में भी संवेगात्मक समायोजन होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी। इन तीनों में बच्चों का जो संवेगात्मक समायोजन है इन तीनों को क्या करता है, प्रभावित करता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। तो ये बातें सभी सही हो जाएंगी, तो आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 के बाद से आते हैं 31 पे, सॉरी हाँ 30 क्वेश्चन हमने देख लिया CDP का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट अथवा बाल विकास से। अब हम देखते हैं भाग 2 से। भाग 2 में हिंदी भाषा से प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 31 से 33 तक कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। यानी कि भाग 2 है और भाषा क्या है आपका हिंदी। तो 31 से 33 तक क्या दिया गया है, शब्द है और उनमें प्रयुक्त कौन से उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अपमान शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर बनेगा आपका डी। और इसमें अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। अप उपसर्ग से संबंधित कुछ शब्द देख सकते हैं आप, शब्द अपहरण, अपराध, अपकार। अ उपसर्ग से संबंधित अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान। अति उपसर्ग से संबंधित अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। उप उपसर्ग से संबंधित उपकार, उपकुल, उपदेश, उपासना। तो अपमान में क्या है कि आपका अप उपसर्ग लगा है, आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी में पूछा गया दुर्वस्था। ये शुद्ध अशुद्ध लिखने वाला भी शब्द होता है, इसको ध्यान रखेंगे। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, दूर उपसर्ग के साथ दुर्वस्था बना हुआ है। दूर, दुष और ये सभी उपसर्ग से संबंधित आप ये वीडियो रुक करके आप देख सकते हैं सभी शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 में, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो जय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर बनेगा आपका सी, आंसर बन जाएगा सी। जय मूल शब्द है और परा उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो बना है पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में पूछा गया द्विगु समास का उदाहरण है, तो आंसर बनेगा आपका सी, नौग्रह। द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है आप जानते ही हैं, जिस शब्द का पहला वर्ण है या जिसमें गणना करने की बातें आ जाए उसमें आपका द्विगु समास होता है। जैसे जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिससे एक समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जब आप देखेंगे विच्छेद करेंगे तो दो शब्द अलग अलग मिलेंगे, इसमें क्या है नौ और ग्रह। तो नौ मतलब नौ संख्यावाचक हो गया आपका, और फिर ग्रह से आपका तात्पर्य ग्रह है, तो फिर नौ ग्रह यानी नौ ग्रहों को समूह को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, नौ ग्रह। तो इसमें आपका द्विगु समास बन गया। जैसे और ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में दिया है, यथाशक्ति के अनुसार, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है, और माता पिता में द्वंद्व समास है, और पीताम्बर पीते जो अंबर उसमें कर्मधारय समास है। तो अव्ययी भाव समास यानी कि जहाँ पर भी एक तरह से ये कहें कि पद समूह में पहला प्रथम पद जो है अव्यय हो या फिर उपसर्ग लगा हो तो आप वहाँ पे अव्ययी भाव समास चुन सकते हैं। और जहाँ पे जैसे माता पिता भाई बहन एक दूसरे के विरोधी शब्द हों वहाँ पे आप द्वंद्व शब्द लगा सकते हैं। पीताम्बर में एक तरह से कहें कि उपमेय उपमान की बातें कही जाती हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ एक को चुन लिया जाता है, तो उसमें आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में पूछा गया है
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर बनेगा बी। हिंदी की लिपि आपकी क्या है? देवनागरी है। पंजाबी की लिपि भी आपका क्या है? गुरुमुखी है। और ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपियाँ भारत की प्राचीन लिपियाँ हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे। कभी पूछ दे अगर कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भारत की कैसी लिपि है, तो आप बताएंगे कि ये प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आंसर बनेगा आपका ए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और वो 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम से तात्पर्य मीन्स कि सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर आता है। दिया है इसमें आपके सामने, संज्ञा के बदले कहें या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जैसे हम ये कह लें कि पुरुषवाचक भी आपके 3 तरीके से होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष आता है। तो उत्तम पुरुष में जो व्यक्ति खुद अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं उत्तम पुरुष सर्वनाम का, तो मैं बोल रही हूँ यानी कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं क्या हुआ इसमें? उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। और फिर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप जो शब्द है ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और हम लोग सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, मध्यम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक से तात्पर्य यानी कि वह शब्द, वह सर्वनाम जो हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपना काम स्वयं अपने आप करती हूँ, तो स्वयं या अपने आप ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक यानी कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के तरफ इशारा करके निश्चित रूप से वह बात बताते हैं और वो बात बिल्कुल सही होती है, उसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये कहें कि यह घर मेरा है, तो यह जो शब्द है वह इंगित कर रहा है कि ये किसका है? मेरा है। तो ये निश्चय है, निश्चित है कि ये घर मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बनेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट में दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो जिसका निश्चय ही नहीं हो, निश्चित ही नहीं हो चीज़ें, बातें। जैसे हम कहें कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, खड़ा तो है लेकिन कौन खड़ा है ये निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, कोई है। अब जब हम देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो कौन है, लेकिन अभी तो हम अनिश्चित की स्थिति में है कि वो कौन है। तो कोई, यह क्या है? आपका अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हम कहें कुछ दीजिए, कुछ मतलब हम क्या मांग रहे हैं आपको नहीं पता है, तो ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक शब्द से आपको पता चल रहा है ये सर्वनाम कैसे होते हैं? ये संबंध बताते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु का या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का। जैसे हम कहें जो पाठ आपने पढ़ी है वो याद कर लो, यानी कि जो और वो ये आपस में क्या है? संबंधित है। जैसे मैं कहूँ जहाँ से यह लाए हो वहाँ रख आओ, यानी कि जहाँ वहाँ, ये आप एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? संबंधित एक दूसरे में संबंध बना रहे हैं। जैसे जो आपने सुना है सो मुझे बताओ, यानी कि जो और सो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये शब्द क्या होगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अगर हम ये प्रश्नवाचक शब्द से पता चल रहा है कि किसी चीज़ के बारे में हम पूछते हैं। जैसे वह क्यों गई थी, वह क्यों गई थी, तो ये क्यों आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे ये कहें
कि तुमने क्या खाया, तो क्या क्या है आपका सर्वनामवाचक सर्वनाम है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पे आएंगे वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है। हिंदी भाषा के क्षेत्र में इस चिन्ह का क्या नाम है, तो ये आपका आंसर बनेगा सी, योजक चिन्ह इसका नाम है। और ये इस चिन्ह से एक और प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है, तो ये योजक चिन्ह ही है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ चिन्ह हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी भाषा थोड़ी सी कमज़ोर है तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, और ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, अभी जो ऊपर आपने देखा हुआ है योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में पूछा गया है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, तो यह नई क्या है आपका, ये विशेषण है, यानी कि साड़ी की विशेषता बता रहा है कि यह नई साड़ी, साड़ी कैसी है, बिल्कुल नई है। नई शब्द जो है क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति वस्तु की क्या करें, विशेषता बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तत्सम शब्द कौन है, तो आंसर बनेगा आपका ए, आम्र जो है क्या है, तत्सम शब्द है। और तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों का त्यों हम हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जब उसका रूप थोड़ा सा बदल के आता है, परिवर्तित होकर के, तो उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे आम्र आपका तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा आम, यानी कि तत्सम से थोड़ा सा परिवर्तित रूप जो आसानी से हम बोल पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 में पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो 4 विकल्प है, इसमें से पूछ रहा है कौन तद्भव है, तो आंसर बनेगा आपका डी, मुंह जो है आपका तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होगा, तत्सम रूप हो जाएगा इसका मुख, मुंह का तद्भव तत्सम क्या होगा, मुख। बाकी सारी चीज़ें आपकी तत्सम और अरबी फारसी के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 4 ऑप्शन है दिनकर, रवि, अंशुमाली और यामिनी। तो कौन सा रवि अर्थात सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका डी, यामिनी जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जितने भी शब्द हैं वो सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ कुछ सूर्य के पर्यायवाची दिए गए हैं और आप उसे देख सकते हैं, जैसे रवि, अंशुमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, आदित्य, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी आपके रात्रि का पर्यायवाचक है, रात्रि का भी पर्यायवाची देख सकते हैं, रात, रैन, रजनी, निशा, निशिथ, छाया, विभावरी, शबरी, तमी, तमिश्र, समश्रा, विभा, ये सभी आपकी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर बनेगा आपका ये मनः, धन, रथ, मनोरथ, और ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी विसर्ग संधि से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अधाधन गति, अधोगति, मनःधन ज मनोज, मनःधनर, मनोहर। और ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम संधि का वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर सर्च करके साहित्य गंगा हिंदी पर संधि से संबंधित टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया विद्यार्थी उदाहरण है, तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो आंसर बनेगा आपका डी, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी आप यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण दिए गए हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम उदाहरण किसका है, तो आंसर बनेगा आपका व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में जब क वर्ण आता है और क वर्ण के बाद
ई के बाद आइए इधर हम उसका परिभाषा देख लेते हैं। जब हम एक तरह से क्या है व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो उसमें स्वर के बाद जब पहला वर्ण आता है तो वह जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है तो वह किसी वर्ग के वह तृतीय चतुर्थ वर्ण आए तो पहले वाला वर्ण भी क्या हो जाता है, वो भी तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ऐसा व्यंजन संधि का नियम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दिक प्लस गज तो क किस में बदल गया, ग में बदल गया। सट प्लस आनंद ट किस में बदल गया, ड में बदल गया। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया है क च ट त प वर्ग प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है, यानी कि प्लस के पहले ये क च ट त प हो और प्लस के बाद इन्हीं वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण आता है। इन्हीं वर्ग के पहले तीसरा आए या फिर चौथा आए, ये तो फिर क्या हो जाता है, देखिए मान लीजिए क आया प्लस के पहले और इसी वर्ग का ग आया तीसरा वर्ण है, या फिर कोई स्वर आए तो भी ये जो क है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अगर मान लीजिए प आ रहा है, प के बाद इसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, प के बाद फ प फ और ब आ रहा है तो ये प भी किस में बदलेगा, ब में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में पूछा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। तो छत से कूदी तो वहाँ से छत से अलग हो गई, जब अलग होने की बात आती है तो वहाँ पे अपादान कारक, आंसर नंबर डी बन जाएगा आपका। कारक से संबंधित भी हम वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके कारक से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से बहुत कम समय में समझ पाएंगे कि कारक कितने होते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और कैसे हम कारक को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में पूछा गया नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो आंसर बनेगा आपका सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक शब्द ये दिया हुआ है, आप और भी चीज़ें पढ़ लेंगे। शैव कहते हैं, शैव किसे कहा जाता है। तो आंसर बनेगा बी, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा है बाचाल कहते हैं, बाचाल किसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है, तो आंसर बनेगा आपका सी, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, बाचाल। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 में पूछा गया है, हमने 49 यही है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है तो ये चलने की विशेषता बता रहा है कि श्याम कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये शब्द क्या बनेगा आपका, विशेषण बनेगा, आंसर नंबर सी। सॉरी यहाँ पे हाँ क्रिया की विशेषता बताया उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और सॉरी किसी वस्तु की विशेषता बताए तो विशेषण, लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है चलता कैसा है, धीरे धीरे, तो यहाँ पर बनेगा क्रिया विशेषण, आंसर नंबर बी। यानी क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, 50 से 52 में क्या दिया गया है, शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो कौन से शुद्ध शब्द लिखे गए हैं, आंसर बनेगा आपका दिया है इसमें कौन शुद्ध है, तो आंसर बनेगा ए, आनुषंगिक। देखिए आंसर जो दिया है ना, ये टाइपिंग एरर है, ये ऊ का मात्रा आपका 9 पे होनी चाहिए थी, तो ये सही हो जाएगा आपका। आनुषंगिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। 51 में पूछा अंत्याक्षरी, तो इसमें सही जवाब बनेगा आपका बी, बी जो है अंत्याक्षरी शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में कह रहा है सुषमा शब्द कौन सा सही होगा, तो आंसर बन जाएगा आपका ए, सुषमा जो है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 से 55 तक, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय से मीन्स कि शब्दों के बाद में अंत में लगने वाले एक छोटा सा पद होता है, जो प्रत्यय
शब्द में जुड़ करके और उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो प्रत्यय जैसे घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो घुम मूल शब्द है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर बन जाएगा आपका बी, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है घुमक्कड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 में, डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो डिब्बा मूल शब्द होता है और उसमें ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आंसर बन जाएगा आपका ए, डिबिया बन गया है ईया प्रत्यय जोड़ने से। क्वेश्चन ने पूछा भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, तो भिक्षु मूल शब्द है और भिक्ष में उक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, उक प्रत्यय जुड़ा हुआ है भिक्षुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है, वो है आपका नीरद। नीर मतलब होता है जल और द मतलब रखने वाला, धारण करने वाला, यानी कि जल को रखने वाला। बादल का पर्यायवाची हो गया आपका नीरद। नीरज आपका कमल का है, अम्बुज भी कमल का है, अम्बु से तात्पर्य जल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो आंसर बनेगा आपका डी, जितेंद्रिय। जिन्होंने इंद्रियों को क्या किया हो, जीत लिया हो, तो उसे हम कहेंगे जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, देख सकते हैं आप। 58 में पूछा गया आप आ गए, वाक्य में अहा शब्द है, तो ये क्या है, अव्यय है। अव्यय वो शब्द होता है जो कभी भी व्यय यानी कि खर्च नहीं होता है, अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है, किसी भी लिंग वचन के साथ है, जैसे का तैसे ही रहता है, इसलिए इसे अव्यय कहा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ आहा शब्द जो है वो क्या है, अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में पूछा गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर आपका इसमें पुल्लिंग बनेगा आपका बी, पानी जो है पुल्लिंग है, बाकी नदी, इलायची और प्यास ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। पवन का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे पो धन अन आंसर बनेगा सी, और ये किस संधि के अंतर्गत आएगा, तो अयादि संधि के अंतर्गत। अयादि संधि में ए का ए बन जाता है, ए का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है। तो ओ का जब आपका औ बनेगा तो बनेगा पो धन अन, तो पो का औ बनेगा तो बनेगा प, औ बन जाएगा, औ वो में आके मिल जाएगा और ना, तो बनेगा आपका पवन, आंसर बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के हैं, तो अगर आप अंग्रेजी भाषा से पेपर देना चाहते हैं, सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश को लेना चाहते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे प्रीफर करते हैं हिंदी को ही, तो मैं आपको हिंदी वाली क्वेश्चंस करा दी। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 4 में आपका मैथ्स है, तो मैथ भी आप सॉल्व करेंगे। मैथ तो सबके लिए कंपलसरी होता है 4 नंबर का जो पार्ट है, तो मैथ्स मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, आपके भाषा से संबंधित और सीडीपी मैंने करा दिया है। तो अभी आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैथ्स आप कर लेंगे। अभी देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्या पूछा गया है। 5 में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए हम पर्यावरण देखते हैं। यानी कि आपका मैंने इंग्लिश अगर भाषा है तो वो नहीं कराया है, और मैथ्स ये दोनों चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स का वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बन रहा है मेरे समझ से, इसलिए मैं उसको नहीं करा रही हूँ। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन भाग नंबर 5 है, क्वेश्चन 121वां है। इसमें पूछा है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो लवण जब जल को अवशोषित कर लेता है अपने तरफ, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं। आइए आंसर देखते हैं। 121 का आंसर आपका बनेगा ए, हाइग्रोस्कोपिक। लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। 122 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र
प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। यानी कि वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण हो और उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन समूह जनसंख्या का रखरखाव हो, उसके लिए प्रयुक्त पद या शब्द क्या होगा? तो वो होगा आपका आंसर नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है, समुद्री कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो आंसर बनेगा आपका सी, ऑलिव रिडले की सबसे अधिक संख्या है। यानी कि समुद्री कच्छप मतलब कछुओं से तात्पर्य है। तो सबसे अधिक संख्या किस कछुओं के भी भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं, तो उसमें से ऑलिव रिडले यानी कि ऑलिव कच्छप जो है ये सबसे अधिक है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? यानी कि विश्व को उष्मित करने में और अधिक गर्म बनाने में कौन सा एक कारक है जो उसके लिए उत्तरदायी है? तो आंसर बनेगा आपका ये, वाहनों से निकलने वाली गैसें विश्व को और अधिक उष्मीय रूप प्रदान कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आंसर बनेगा आपका धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं? तो आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रदूषण को घटाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आंसर नंबर बनेगा आपका सी। तो हमने देख लिया क्वेश्चन सारे यूपी टेट में जो भी पूछे गए थे मैथ्स और इंग्लिश को छोड़ करके। वैसे तो इंग्लिश के बदले हमने हिंदी क्वेश्चंस देख ही लिए थे। ये भाषा वैकल्पिक है, आप हिंदी में लें या फिर अंग्रेज़ी में। और फिर मैथ्स हमने छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो मैथ्स में देखने का कोई मतलब नहीं है, आप उसका प्रैक्टिस करें। तो अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यूपी टेट के प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।